नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब को नए दृष्टिकोण और नई सोच वाली सरकार की जरूरत। अबोहर की रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन। केंद्र की नीतियों पर मनमोहन सिंह ने उठाए सवाल। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की जनसभा। मणिपुर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा। हाइड्रोजन उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई रियायतें। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगी मदद। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जारी रहेगा 75% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हरियाणा सरकार को बड़ी राहत। संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही में व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। बिहार विधानसभा में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में संबोधन। सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील। यूक्रेन संकट के राजनयिक समाधान पर भारत का जोर। कीव से भारतीयों को निकालने के लिए विशेष उड़ान शुरू करने की फिलहाल नहीं कोई योजना। एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों पर से हटा प्रतिबंध। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सबसे पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज है। सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। पंजाब के अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब के किसानों को नई सोच और विजन वाली सरकार चाहिए। किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने अनाज की रिकॉर्ड खरीद की है। पंजाब को आज एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी प्रेरणा राष्ट्रभक्ति हो, जिसकी प्रेरणा पंजाब का विकास हो। बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प लेकर, पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है। डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले मनमोहन सिंह ने पंजाबी भाषा में वीडियो संदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। किसान आंदोलन, विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मामलों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए कभी देश को नहीं बांटा और ना ही कभी कोई सच छिपाया। सरकार ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ शिखर पे है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने के मुताज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद आज मैनपुरी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर बीजेपी रही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, जनता परेशान है, किसानों के सामने आय की समस्या है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियां साफ हैं, लोगों की संपन्नता, किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार काम करेगी। इतनी बड़ी भीड़ जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी
स्पष्ट नीति है। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर ने पिछले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखा है। मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती है। Manipur has undergone from instability to stability, from insurgency to peace, from divisive politics to a united BJP and united Manipur. We had seen fake encounters, and now there is rule of law. We had seen a drug menace. Now we have seen that the state is committed for zero tolerance for drugs. और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी का नया फुल फॉर्म समझाया। उन्होंने कहा कि एस से संपत्ति इकट्ठा करना और पी से परिवारवाद को सत्ता देना है। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में जब एसपी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग पद पर थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के बबीना में दंगा मुक्त और भयमुक्त सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में अब हर घर नल की योजना चल रही है और जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 10 रुपए वाली समाजवादी थाली शुरू करने का वादा किया और कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर किसी गरीब को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बांदा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों के लिए तरह तरह के नाटक करती हैं, लेकिन कभी इन वर्गों का विकास नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृतसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। बिहार और उत्तर प्रदेश वाले उनके बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में सबसे जरूरी चीज शांति और भाईचारा है। जिस दिन ये गायब हो जाएगा उस दिन यहां ना ही रोजगार मिलेगा, ना प्रगति होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिनों की उपलब्धियों को रखा। साथ ही लोगों से कई वादे किए। इस दौरान उन्होंने पंजाबियत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी विक्रम सिंह मजीठिया ने आज अमृतसर में डोर टू डोर कैंपेन करके चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। वो यहां से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फतेहगढ़ चूड़िया में रोड शो करके लोगों से एक मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। ऐसे में 3 करोड़ जनता को भी एकजुट होकर इन्हें जवाब देना चाहिए। अमृतसर कांग्रेस पार्टी की काउंसलर प्रियंका शर्मा, मनदीप आहूजा, गुरजीत कौर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की घोषणा कर दी है। इसमें विभिन्न रियायतों समेत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कहीं से भी और किसी से भी लेने की अनुमति होगी। नई नीति में कंपनियों को खुद या अन्य इकाई के माध्यम से नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने को लेकर क्षमता स्थापित करने की आजादी होगी। उत्पादकों के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क से छूट मिलेगी। आवेदन देने के 15 दिन के भीतर हाइड्रोजन उत्पादकों को खुली पहुंच की अनुमति मिल जाएगी। इससे कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वितरण कंपनियों के पास उत्पादित अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन को 30 दिन तक रखने की अनुमति होगी। यह छूट उन परियोजनाओं के लिए होगी जो 30 जून 2025 से पहले लगाई जाएंगी।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से कनेक्टिविटी प्राथमिक आधार पर दी जाएगी। इसके बाद फिर एक और बड़ा पॉलिसी आएगा जो कि अभी विचाराधीन है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास। इसमें वो सारे प्रावधान है जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर में और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हम कर सकते थे। नेट एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में हम इमर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा तो हमारे लिए, हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए बनेगा भी, एक्सपोर्ट के लिए भी बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना होगा। वो बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने नीतियों और कानून के निर्माण के साथ ही जनहित से जुड़े विषयों पर सदन को व्यापक चर्चा और संवाद का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हुए जनता का कल्याण कर सकते हैं। ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र भारत की पुरातन संस्कृति का हिस्सा है और बिहार इसकी जन्मस्थली रही है। जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सदन की मर्यादा रखें, सदन हमारे अधिकतम चर्चा संवाद के केंद्र बने और चर्चा संवाद से जो मंथन निकले, जो विचार निकले, उससे हम एक अपेक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश ने कहा कि विधायिका में सत्र के दौरान राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को रचनात्मक बहस के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों को नियमों और प्रक्रियाओं के हिसाब से काम करने की सलाह दी। गहराई से अपनी परंपराओं को जाने और जो चीजें हमें इस विधायी संस्था को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है उनके बारे में जाने, तो शायद हम मिलकर के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर मदद के लिए कोविड रोधी टीकों के जल्द और समान वितरण पर जोर दिया है। उन्होंने इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेते हुए महामारी के खिलाफ भारत की नीतियों के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि एक दीर्घकालिक नजरिए के साथ पुनरुद्धार के उपाय किए जाने चाहिए। निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि वैश्विक महामारी की तैयारियों में अंतर को दूर करना अहम है और G20 के संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल को इस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की अहम खबरें और जानेंगे यूक्रेन से भारतीयों की निकासी को लेकर क्या कहा विदेश मंत्रालय ने। सर्वभूतं वराणि ज्ञानानि नित्यं परमागमे इदमग्ने स्वाहा। प्रत्यलीलपदाङ्घोरं मुण्डमालाविभूषितं सर्वाङ्गलम्बोदरी। हम पहुँचे हैं तारापीठ। तारापीठ सिद्धपीठ है। संपन्नं पंचमुद्राविभूषितं तारापीठ तंत्र के लिए भी मशहूर है। तंत्र है क्या? रेचन तंत्र है, जनन तंत्र है, पौष्टिक तंत्र है। ऐसा ही तंत्र ही एक क्रियाकांड का पद्धति है। लोगों का जीवन को जो सुधार है वो सुधार के लिए व्यवहार कर सकते हैं। ओम लिंग बलम कितम बोई सर्वदुष्टानां वाचम मोक्षस्तमं जीवं केलाय बुद्धिनाशं लिंग ओम स्वाहा। देखिए इतिहास कार्यक्रम आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी अहम खबरों की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली अतिरिक्त 2 रेल लाइनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करने के बाद मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयकर विभाग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन के मुंबई स्थित परिसर पर छापा मारा। समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के मामले में सेबी पहले ही जांच कर रही है। ओडिशा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 67.51 लाख मतदाताओं में से 77.2% ने मताधिकार का उपयोग किया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2017 में हुए पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार 0.55% ज्यादा मतदान हुआ है। चेन्नई में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। यहां 19 फरवरी को मतदान है। मतदान के लिए 1139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में शादी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत हुई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है। दिल्ली के पुराने सीमापुरी इलाके में सड़क पर एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच गई है और इलाके में जांच की जा रही है। गोवा में सभी वयस्कों को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष तक के 87% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 65% का पूर्ण टीकाकरण हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज एक बार फिर छात्रों के लिए खोल दिए गए। हालांकि दूसरे शहरों से दिल्ली आ रहे छात्रों को ऑफलाइन क्लास में शामिल होने के लिए पहले 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही प्रबंधन ने छात्रों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में आज से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में इस बार करीब 16,50,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस बार 12वीं में करीब 7,15,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गुजरात में आज से प्री प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या कम रही, लेकिन बच्चे काफी खुश दिखे। राज्य में कोविड हालात की समीक्षा के बाद ही सरकार ने प्री प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे बप्पा ने शव को मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए। मलयाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप के आर की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो 61 वर्ष के थे। उन्होंने थिएटर कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। 2001 में उन्होंने फिल्मों का रुख किया। इसके बाद से वो अब तक 60 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आगरा में ताजमहल के पीछे चेन की फेंसिंग की जा रही है, जिससे ताजमहल की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। फेंसिंग काफी पुरानी हो जाने के चलते ताजमहल की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी ने ASI से फेंसिंग को बदलने के लिए कहा था। और अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने हरियाणा सरकार को फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसे खारिज किया जाता है, क्योंकि अदालत ने विधेयक पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर 3 फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने इस मुद्दे के समाधान का भरोसा जताया है।
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य के कुल 75,000 संस्थानों में से केवल 8 शिक्षण संस्थानों तक ही ये मामला सीमित रह गया है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद पर साफ किया है कि हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला जो भी होगा सरकार उसका पालन करेगी। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही। कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कई दलीलें पेश की। अदालत कल फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। रूस यूक्रेन तनाव पर भारत करीब से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत संकट का राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान देखना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की तत्काल निकासी की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत राजनयिक माध्यम से रूस यूक्रेन मुद्दे के समाधान का समर्थन करता है। इसके लिए मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन के लिए नॉर्मंडी प्रारूप के तहत किए जा रहे प्रयासों का स्वागत है। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन से भारतीयों की निकासी के लिए फिलहाल विशेष उड़ान की कोई योजना नहीं है। We have been supportive of an immediate de-escalation of tensions and a resolution of the issue through sustained diplomatic dialogue. Our focus is and remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals, rather than anything larger than that. And in terms of what we need to do to ensure that they are safe and they are provided the information that we have. As I said, no immediate evacuation plans, so we don't have any special flights. और इस बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत और यूक्रेन के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे पूर्वी यूरोपीय देश से भारतीय अपने देश आ सकें। दोनों देशों के बीच चार्टर्ड उड़ानों समेत कितनी भी संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से अस्थायी रूप से लौटने की सलाह दी है। कीव में भारतीय दूतावास ने कल कहा था कि अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में और उड़ानों का प्रबंध करने की योजना बनाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच एक बार फिर अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन को म्यूनिक में होने वाले सम्मेलन में भेजकर वैश्विक नेताओं को मॉस्को के खतरे के प्रति एकजुट करने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने आशंका जताते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन पर कोई भी बहाना बनाकर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका समेत कई देश संभावित युद्ध को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि अमेरिका मॉस्को द्वारा पैदा किए गए संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से बलों की वापसी की अपनी घोषणा के विपरीत क्षेत्र में कम से कम 7,000 और बलों को तैनात किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका अभी तक हकीकत में नहीं बदली है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि इसकी आशंका अब भी उतनी ही अधिक बनी हुई है। पश्चिमी देशों के अनुमान के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 1.5 लाख से अधिक बलों को तैनात किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि वो संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन रूस संकट के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक बैठक बुलाई है। वहीं यूक्रेन की सीमा से रूसी सैनिकों की वापसी पर संदेह के साथ ब्रसेल्स में नाटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। 2 दिनों तक ब्रसेल्स के नाटो मुख्यालय में सदस्य देशों के रक्षा मंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर रूस यूक्रेन पर हमले का आदेश देता है तो कैसे और कब नाटो अपने सैनिक और साजो सामान रूस के नजदीक जल्द से जल्द पहुंचाएगा। नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि नाटो के लिए यूक्रेन एक अहम देश है। उन्होंने नाटो देशों की सुरक्षा के लिए नए विकल्पों की तलाश करने का ऐलान करते हुए अफसोस जताया कि यूरोप में अब ताकत का इस्तेमाल एक आम बात बन गई है, इसलिए नाटो पूर्वी यूरोप की नई सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर है। We also discussed the presence of Russian forces in the Georgian regions of Abkhazia and South Ossetia, and the vote of the Russian Duma recommending the recognition of the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk. We all agree that would be a further blatant violation of Ukraine's territorial integrity and sovereignty.
ब्राजील के पेट्रोपोलिस शहर में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। प्रशासन ने बाढ़ और मिट्टी धंसने की घटनाओं में 94 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं अब भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। परिजन मलबे में अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने एक बयान जारी करके कहा कि उसने लापता 35 लोगों के नामों की सूची तैयार की है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने दुख की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े होने की बात कही है। वो फिलहाल रूस की यात्रा पर हैं। खबर खेल की दुनिया से। एक सीजन के ब्रेक के बाद रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की वापसी हो गई है। कोरोना की वजह से साल 2020-21 का रणजी ट्रॉफी सीजन रद्द कर दिया गया था। टीम इंडिया को अंडर 19 विश्व कप में जीत दिलाने वाली टीम के कप्तान यश धुल ने अपने रणजी ट्रॉफी करियर का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया। अंडर 19 कप्तान यश ने गुवाहाटी में दिल्ली के लिए खेलते हुए अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मुकाबले में ही सेंचुरी जड़ी। यश ने तमिलनाडु के खिलाफ 133 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 16 चौके जड़े। वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में पहले दिन दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में महज 95 रनों पर समेट दिया। तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने घरेलू मैदान हिगले ओवल में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन पर 7 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया। ट्रेंट बोल्ट की जगह टीम में शामिल किए गए हेनरी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नई गेंद संभाली। हेनरी की घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में महज 95 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 116 रन बनाए हैं। मेजबान टीम ने 21 रन की बढ़त हासिल कर ली है। बर्फीली चोटियां और शून्य से नीचे का तापमान भी हमारे बहादुर सैनिकों को उनके कर्तव्य से डिगा नहीं सकता। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर गश्त करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को की गर्व करवा देने वाली तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।